हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के वो सभी क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके की जो ये क्वेश्चंस हैं वो कई बार आप लोग देखोगे, कई बार इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वह बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आने की इनकी संभावनाएं रहती है। तो हम भी इस तरीके की क्वेश्चंस को आज करेंगे और हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में हमें इसमें से कई क्वेश्चंस वही की वही देखने के लिए हूबहू मिले। तो अगर आपको इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको इस तरीके की और भी सॉल्व पेपर्स की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। तो आइए पढ़ते हैं इनको। फर्स्ट है वो हमारा 1 to 30 तक सही विकल्प का चुनाव करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 1 to 30 तक हमें सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमें बताना है शिक्षण का सत्ताधारी स्तर है। शिक्षण का सत्ताधारी जो स्तर होगा वो होगा शिक्षक केंद्रित। यानी समस्त शिक्षा है वह शिक्षक के पर ही आधारित होती है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास होगा वो किसके माध्यम से होगा? चरित्र इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो चारों ही जो तीनों ही ऑप्शन है वो तीनों इसके पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं होगा वो कौन सा होगा? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, विभेदीकरण स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? अगर आप अध्यापक हैं तो उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा, थर्ड ऑप्शन। यानी उससे उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाए जितना वो सामर्थ्यवान है देने में। अगर बच्चों के सामने उसका उपहास बनेगा तो आगे वो और अच्छे से आंसर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, यानी तो शिक्षक का स्टूडेंट के प्रति जो नेचर है वो किस तरीके का होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक। तो निर्देशात्मक तो नहीं होगा, नेगेटिव है आपका। आदर्शवादी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण क्या है इसका? यानी बालिका शिक्षा इम्पोर्टेंट है, उसको महत्व देना चाहिए। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये तो आपको जेंडर उत्पत्तिता बता रहा है। बालिकाएं बालकों की अल्पसंख्यक हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं, यह आपका सही होगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं समर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जो समन्वित शिक्षा है वह किस पर निर्भर करेगी? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, यानी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा की सफलता है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो अधिगम संबंधित बताना है। कठोर परिश्रम का सुझाव हम नहीं दे सकते। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का स्वभाव, निदानात्मक शिक्षण। जहाँ तक है निदानात्मक शिक्षण आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थी को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? तो एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थी को अनुप्रेरित कैसे करेगा? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो कक्षा में भाषण तो किसी भी तरीके से योग्य नहीं है, उदाहरण देकर के बच्चे को अनुप्रेरित किया जा सकता है ना, सिखाया जा सकता है किसी भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता, अगर कोई छात्र आपका सम्मान नहीं करते, अगर आप अध्यापक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसकी उपेक्षा करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। परीक्षा में
अंक देंगे, ये भी गलत है। उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। यानी पहले हम उसके अभिभावकों से बात करेंगे और उसके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण। यही आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो एक शिक्षक में कौन सी जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, उपयुक्त तो सभी का। यही ऑप्शन आपका बेटर है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय बनते हैं? तो ऑप्शन 1 है किशोरावस्था। यही आपका सही ऑप्शन होगा सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट है मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण है वो हमारा किससे संदर्भित है? अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीकी माध्यम, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, मन के प्रकार का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कुतूहल। तो ऑप्शन सेकंड है वो सही होगा, दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रासामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे को सबसे अधिक होना संभव है। तो सबसे अधिक उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या आ सकती है? तो वो है आपका समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। यानी क्या कारण है जिस वजह से बच्चे विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहते, कक्षाएं नहीं लेना चाहते, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण हो सकता है समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाए, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करें, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा। तो स्फूर्ति दिखाने का क्या विकास के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो होगा हमारा कि जो विद्यार्थी हैं उनको श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देते रहना पड़े, क्योंकि बच्चे उनको देख करके थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और सबसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, यानी बाल विकास की परिभाषा का सबसे अच्छा अध्ययन क्षेत्र क्या हो सकता है? मानवीय समस्याओं में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक दूसरे समस्याओं का क्रमिक विकास करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन ही हमारा सबसे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। नंबर 2, परीक्षा में परिणाम की उन्नति होती है। यह बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों को व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। यह ऑप्शन आपका सबसे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन के में सबसे प्रभावशाली पद्धति होगी। तो सबसे प्रभावशाली जो पद्धति है उसके बारे में बताना है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है इसकी उपेक्षा करना। तो सही आंसर है हमारा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे?
कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो एक अध्यापक के लिए सबसे जो संतुष्टिजनक आंसर होना चाहिए अपने छात्रों के प्रति वो कौन सा होना चाहिए कि हमें हमारे छात्रों के दिए हुए पत्र का सम्मान करना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकों के असफल हैं या व्यक्तिक असफलता है। इसको हम शिक्षक असफलता समझ सकते हैं क्योंकि जो छात्र है वह विद्यालय में शिक्षक आधारित होते हैं, तो अगर कहीं छात्र असफल हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कारण है कि शिक्षक असफल रहे। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो शिक्षा जो विद्यार्थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय के असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ये सबसे बेस्ट है कि क्लास से बाहर बच्चे के आंसर्स को संतुष्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, यानी बच्चों को किस भाषा में हमें शिक्षा देनी चाहिए? तो इसके लिए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन होगा हमारा, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी जब आप बोर्ड पर लिख रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो लेखन में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों को स्पष्ट हो जाए कि आखिर लिखा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? अगर विद्यार्थी थोड़ा लेट आता है तो उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो बेहतर यह है कि उसका कारण जाने कि अगर छात्र लेट क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसी अभिप्रेरित करना चाहिए? अगर आप एक टीचर हो तो हमें किस तरीके से विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना चाहिए? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? तो प्रासंगिक अध्ययन द्वारा हमें विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे। विद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो 4th नंबर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब बच्चे शिक्षा को व्यवहारिक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करेंगे तो वो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट पेपर है हमारा 2013 का पेपर है, ये सेकंड पेपर CDP का है। तो आइए करते हैं CDP। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण किसी गामक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो गामक विधि के लिए पूछा है, मापक विधि के लिए, तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक? तो विश्वसनीयता सबसे अच्छा उपकरण है मापक के लिए। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व किससे संबंधित होंगे? थर्स्टन एवं लिकर्ट। तो थर्स्टन एवं लिकर्ट हमारी अभिवृत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं। थर्स्टन और लिकर्ट ने अभिवृत्ति का सिद्धांत दिया है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण यानी सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का, बुद्धि का। उत्सुकता है सृजनात्मकता का। जितना बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता होगी उतना ज़्यादा बच्चे सृजनात्मक बन सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मकता में से कौन सा संबंधित नहीं होगा? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है मितव्ययिता, यानी बेफिजूली खर्च करना, मितव्यय करना, वो आपका ज़्यादा सही नहीं होगा। गैगनी निम्न में से किससे संबंधित है? तो गैगनी अधिगम की श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम का मूल्यांकन से या अधिगम का प्रबंधन से। तो जो गैगनी है उन्होंने अधिगम
का श्रेणी क्रम लिखा है उससे संबंधित है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमी आय दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड, क्योंकि जो थर्ड है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, ये ऑप्शन इसका सबसे अच्छा है कि बुद्धि का संबंध किससे है? काल से है, क्योंकि ये समय के अनुरूप बुद्धि का विकास होता है और उसी आधार पर बुद्धि, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे बुद्धि लब्धि के चैप्टर तो उसमें बताया गया कि किस समय में किस आधार पर बुद्धि का विकास हुआ है। 16 PF का प्रयोग किसके मान हेतु किया जाता है? तो आंसर है इसका व्यक्तित्व की मापन हेतु 16 PF का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल के द्वारा बुद्धि का तरल मॉडल दिया गया। इसको आप कैटल और तरल दोनों से याद रख सकते हो। यानी तरल पदार्थ कैटल में भरा जाता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे अच्छा जो उत्तम स्थान होगा वो होगा विद्यालय, क्योंकि बच्चा विद्यालय में रहकर अपने कक्षा के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के जो स्रोत होंगे वो हमारा कौन सा हो सकता है कि बच्चा कहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में सीखता है? तो वो प्रेरक, यानी उसे प्रेरित करने वाली जो चीज़ें हैं जितनी ज़्यादा मात्रा में सिखाई जाती है उनसे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो व्यवहार में जो भी परिवर्तन आएंगे वो किस कारण से आते हैं वो हमें बताने, यानी स्थायी परिवर्तन बताने हैं वो भी। तो स्थायी जो परिवर्तन है वो बच्चे के व्यवहार में ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं, जो व्यवहार में परिवर्तन मिलेंगे वो सीखने के माध्यम से मिलते हैं। यानी बच्चा जितना ज़्यादा सीखता रहता है उतना ज़्यादा स्थायी परिवर्तन उसके अंतर्गत आता जाता है। निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग स्मृति में नहीं किया जाता है? तो वो है अनुभूति। अनुभूति स्मृति के अंतर्गत नहीं आता है। पहचान, पुनर्वलन, ये समस्त चीज़ें आती हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? तो मैस्लो के द्वारा दिया गया अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या कहलाया? वो कहलाया था आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? यानी प्रधानाध्यापक कौन सी शैली को अपनाए बच्चों के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व बच्चों को प्राप्त हो सके? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा इसका प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो कौन सा केंद्र बिंदु होगा? ये जो केंद्र बिंदु है इसकी जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को, तो ये ड्रेवर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये बौद्धिक खेल के अंतर्गत समाहित किया जाएगा, क्योंकि चेस और कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, यानी अभिवृत्ति को कौन सा संप्रत्यय कहा जाता है? संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक, उपर्युक्त सभी। तो अभिवृत्ति के अंतर्गत ये तीनों ही संप्रत्यय आते हैं, संज्ञानात्मक भी है, संवेगात्मक भी है और क्रियापरक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि है, बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, एक और दो दोनों सही है, एक या दो। तो इसकी जो दोनों ही ऑप्शन है वो दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं। सीखने की क्षमता भी और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी, दोनों ही मनोविज्ञान की बुद्धि के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। यानी मैं फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है यहाँ कि बुद्धि का संबंध उपलब्धि से है तो अधिगम का संबंध किससे है? बोध से है। यानी अधिगम हमें बोध कराता है, ज्ञान दिलाता है। नेक्स्ट है हमारा, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। यानी थॉर्नडाइक ने अपने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित दिया है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत पर, रचनात्मकता और मौलिकता पर, संयोजन और बुद्धि पर, चिंतन और कल्पना पर। तो आपने पढ़ा होगा जो थॉर्नडाइक है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग किए थे तो उसमें उन्होंने
चिंतन और कल्पनाशीलता पर सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया। तो चिंतन और कल्पनाशील का वर्गीकरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धा अवरोधक, प्रतीपकारी अवरोधक, प्रतिबोधित अवरोधक, प्रतीक्षायित अवरोधक। जिसमें से भूलने का जो सिद्धांत होगा वो किसके अंतर्गत होगा? प्रतीपकारी अवरोधक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय इनमें से कौन सा है जो मानसिक विकार से संबंधित नहीं है? भग्नाशय के, तनाव के, संबंध के, यानी संबंध का मतलब समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से मानसिक विकारों से संबंधित है, तो केवल यही नेगेटिव है इसका, बाद बाकी सभी मानसिक से संबंधित है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो आप लोग समझ ही सकते हो, कई बार ये रिपीट भी हुआ है, सेम का सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो जो किशोरावस्था है उसको सर्वाधिक मात्रा में अत्यधिक दबाव और तनाव का केंद्र कहा गया है। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सोचते हैं, सबसे ज़्यादा चिंतनशील रहते हैं हमेशा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया, यानी पावलोव ने सबसे ज़्यादा अपने सीखने का जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। देखा होगा, एक भोजन की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था ये। सीखने के सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने की गद्यात्मकता के सूचक होते हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, सीखने की प्रगति में सूचक होते हैं सीखने की वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो अध्यापक को जो ध्यान रखना चाहिए वो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी छात्र हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, उनके सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग तरीके से होती है, तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो ऐसे जो भी परिवर्तन होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहेंगे, गतिशीलता। तो ये आंसर होगा आपका गतिशीलता कहते हैं, क्योंकि जो भी परिवर्तन हुए वो किसी न किसी गति के माध्यम से हुए, एक दूसरे को देख करके हुए। मानसिक स्वास्थ्य ब्लैंक स्पेस घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य का किससे संबंधित घनिष्ठ संबंध होगा? तो इसका जो संबंध होगा वो होगा आपका समायोजन से। तो मानसिक स्वास्थ्य समायोजन से घनिष्ठ संबंध रखता है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को सर्वाधिक मात्रा में जो स्वतंत्रता दी जाती है वो दी जाती है आपके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सृजनशीलतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से स्मरण की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि, विचार साहचर्य, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों ही जो विधियाँ हैं वो दोनों ही उचित हैं, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम करेंगे 2014 यूपी टेट का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। 1 to 30 दिए हुए जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके की जो वीडियोज़ हैं अगर आपको पसंद आए तो आप इस जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको आगे भी इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटिशन्स के जितने भी पेपर हैं वो आपको इस पर मिलते रहेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्टिंग इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हमारा वंशानुक्रम माता पिता संतान में गुणों का संचरण, ये सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, ये आपका गलत है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये भी सही है। माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में विशेषताओं के रूप में प्रकट होते ही हैं, तो ये वंशानुक्रम की ही विशेषता है। साहचर्य के नियम है, साहचर्य के जो नियम है वो क्या होंगे? समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या उपर्युक्त सभी। तो जिसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी सभी के सभी जो गुण हैं वो साहचर्य के नियम हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको क्या कहा जाएगा? तो व्यवहार में परिवर्तन को हम कहते हैं सीखना, यानी व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो सीखने की वजह से होता है।
अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। यानी कोई बच्चा है वो अपने आप को सर्वाधिक मात्रा में प्रेम करता है और अपने आप में ही खोया रहता है। जब अपने आप में बच्चा खोया रहता है तो ऐसे में ये जो भावना होती है उसको हम क्या कह सकते हैं। तो इस तरीके की जो भावना होती है उसे नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों के में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो किस तरीके का निर्माण करना है? क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु। तो इसमें वातावरण ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरी आवृत्ति के विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सह संबंधी प्रतिनिधि का मान, समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इसको हम कहेंगे केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है वो हमें बताना है, यानी नेगेटिव आंसर की ओर चलते हैं। वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल रहते हैं, वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो वे हमेशा सफल रहें ऐसा सुनिश्चित नहीं है। भले ही बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है लेकिन हमेशा सफल होगा ये कोई निश्चित नहीं है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान जो अध्ययन है वो किसका अध्ययन करेगा? तो बाल मनोविज्ञान अध्ययन है वो बच्चों से संबंधित है, इसलिए बालकों का ही अध्ययन करेगा। ऑप्शन ए। सामान्य से विशेष तर्क की प्रतिक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष तर्क की जो प्रक्रिया है वो हमारी आगमनात्मकता और निगमनात्मकता दोनों के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता बतानी है तो वो होगा सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था की बात हो रही है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई उपस्थिति के साथ समायोजन, उपर्युक्त सभी। इसके जितने भी ऑप्शंस हैं आप देखोगे सभी पॉजिटिव वे में दिखाए गए हैं क्योंकि किशोरावस्था में ये समस्त समस्याएं सामने प्रकट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इस तरीके के जितने भी छात्र हैं 140 से ऊपर के वो सभी प्रतिभाशाली छात्र के होंगी बुद्धि। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो सृजनशीलता के बारे में ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है क्रो एंड क्रो ने कहा है ये सृजनशीलता मौलिकता है के संबंध में। प्रयास और भूल का सिद्धांत है। तो प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो किसके माध्यम से दिया गया है? प्रयास और भूल दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है उसके पठार यानी उसको वो बोझ लग रहा है तो ऐसे में हमें क्या नहीं करना चाहिए और ज़्यादा? ऑप्शन होगा इसके लिए जो राइट वो होगा हमारा उसे दंडित करना। एक तो बच्चे को पहले से ही समझने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से हम उसे बार बार दंडित भी कर रहे हैं तो ऐसे में ही और ज़्यादा समस्या हो सकती है। जिस चक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कह सकते हैं उन्नतोदर वक्र। यानी प्रारंभ में बच्चे ने थोड़ा सा तेज सीखा फिर थोड़ा कम हुआ तो उन्नतोर है। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक, तो जब कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते तो उन्हें हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बताना है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसुमायोजन का निराकरण करना। फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में जो 7 छात्रों के अंक इस प्रकार दिए हुए हैं, उपर्युक्त की माध्यमिकता होगी। यानी समस्त छात्रों की जो माध्यमिकता है वो हमें बतानी है। तो माध्यम से जो सिग्मा एफएक्स जो समांतर माध्य वाला जो है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर है वैसे 40, क्योंकि अधिकतर जो डिजिट संख्या है वो मोस्ट ऑफ इतने के ही बराबर में सर्वाधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुचि का संबंध है, तो रुचि का संबंध किससे होगा? योग्यता से, अवधान से। ऑप्शन थर्ड कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो रुचि का संबंध है वो आपका संबंध है वो हमारा होगा अवधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो सीखे हुए ज्ञान को जब हम कहीं उपयोग कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन के संबंध में हमें बताना है। तो प्रथम जो सोपान होगा वो क्या होगा? प्रथम जो सोपान है वो होगा हमारा उत्तेजना। उत्तेजना जितने भी अनुबंधन की प्रक्रिया के सिद्धांत आएंगे उन सब में सर्वप्रथम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दिशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दिशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता। फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। तो जो संवेगों की जो उत्पत्ति है वो किसके माध्यम से होगी? वो होगी हमारी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो अभिप्रेरणा के लिए जो शब्द है वो कौन सा होता है? आवश्यकता। अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक को की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। उपर्युक्त सभी क्रियाएं करानी चाहिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ सभी के सभी हमारे इसके पॉजिटिव हैं, तो इसको लगाइएगा आप उपर्युक्त सभी। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? तो चिंतन की जो परिभाषा है वह दी गई है रॉस के द्वारा। कल्पना के विकास के लिए, यानी कल्पना के विकास के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपर्युक्त सभी क्रियाएं करानी चाहिए। तो हमें इसमें उपर्युक्त सभी लगाने चाहिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां हैं वह सही तरीके से सुनेंगी, कल्पना करेंगी और तब जाकर के रचनात्मक जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, उसका विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा यूपी जो टेट हुआ था 2016 उसका सेकंड पेपर है, और काफ़ी बीच में एक साल के लिए नहीं हुआ था, तो 14 के बाद में जो 16 में हुआ था उसका पेपर अभी हम सॉल्व करेंगे। निम्न में कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो प्रक्षेपी जो परीक्षण है वो 16 PF परीक्षण। PF वाला अभी थोड़ी देर पहले हमारा 13 में भी आया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हमारा पदानुक्रम सिद्धांत बताना है। पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वह मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे मुख्य ग्रंथि कहते हैं, यानी मुख्य अधिकारी कहते हैं? तो मुख्य ग्रंथि के रूप में हमारी जो है वो होगी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किया था?
तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय देने वाले जो लेखक थे वो थे यूंग। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है, यानी अंगूर खट्टे हैं वो किस उदाहरण में आएगा? तो आंसर होगा दमन, प्रतिगमन, यौक्तिकरण, टिकीकरण। तो यानी यौक्तिकीकरण ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। तो हमारा जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुसंधान। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ डैश के बीच होगी, यानी 90 to 109। ये सामान्य औसत वाले छात्रों की बुद्धि लब्धि है। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा है, यानी बुद्धि मापन के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत होगा वो क्या होगा? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड यानी अनुपात। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? आंसर होगा इसका औपचारिक संक्रिया अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक जो गुण हैं वो किसके माध्यम से आते हैं? वो आते हैं वंशानुक्रम के माध्यम से, यानी बच्चे के अंदर जो भी गुण होंगे जन्मजात के समय पे वो अपनी माँ के या पिता के माध्यम से उसके जीन्स के माध्यम से मिले होंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मूल प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन है वो मार्गांतरीकरण के माध्यम से लाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? विषम, अनियमित, सामयिक या संचयी। तो प्रत्यय जो बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी संचयी के अंतर्गत आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो भूलने का कारण क्या नहीं हो सकता? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता कभी भी भूलने का कारण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि शिक्षक हमेशा सीख के संबंध में ही बताने का प्रयास करता है तो भूलने का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाता है, यानी स्पीयरमैन के द्वारा दिया हुआ कारक है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जी कारक के अंतर्गत। बंडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। तो वो क्या होगा? बेंडुरा के कथन के अकॉर्डिंग अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम। तो ये सही है आपका निरीक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो द्वि सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, यानी बच्चा बार बार याद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें असफल हो जाता है तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? विस्मृति कहलाएगी, यानी बार बार भूलना या याद न हो पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका व्यक्तित्व समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो व्यक्तित्व कहलाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में गुण होते हैं। तो महिलाओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं और वो गुणसूत्र हैं XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है, यानी बिंदु के स्टार्टिंग के पॉइंट और बिंदु के लास्ट पॉइंट जो होंगे, बीच का जो पॉइंट होगा वो उसका कहलाएगा मध्यांक।
आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से डैश एक विधि है। तो वो जो एक विधि है वो क्या कहलाएगी? स्तंभाकृति। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो पढ़ाते समय जो शिक्षक है उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए? उसका ध्यान तो शिक्षक का ध्यान होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर, यानी छात्र किस कैटेगरी के उसके आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह इस प्रकार के व्यवहार को सजोएंगे, यह कथन था। तो ये कथन था वो वुडवर्थ का है। ये बीएड के आप जो एग्जाम्स देते हो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो सुप्तावस्था है वो किसके अंतर्गत आएगी? सुप्तावस्था हमारी आएगी, अवस्था जो सुप्तावस्था है वो आती है 6 से यौवन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। तो मनोसामाजिक का बताना है हमें, मनोसामाजिक का होगा एरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के अनुसार इदम अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं। तो ये जो तीनों घटक हैं वो हैं फ्राइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो जो क्रिया प्रसूत का जो हमारा अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के माध्यम से दिया गया था, और ये जो कहा गया वो स्किनर के माध्यम से एक डेफिनेशन दी गई है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप नहीं है वो होगी हमारी प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो तो किया था थॉर्नडाइक ने, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये कहाँ है, किसके माध्यम से कहा गया है? ये कहा है आपका वुडवर्थ ने। नेक्स्ट पेपर करेंगे हम यूपी टेट का 2017 का, जो कि 17 के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी होंगे वो हम इस वाली सीरीज़ में करेंगे आगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सीडीपी से रिलेटेड हों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर जो भी संवेदना है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि पहले हम लोग इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसके बाद में दूसरों को बता रहे हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो होगी आपकी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 36 to 49। यानी जहाँ बच्चा प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर हो जाता है तो 36 to 49 में बच्चा थोड़ा प्रशिक्षण योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रोरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोरशार्क इंक ब्लॉट का जो मापन हेतु प्रयोग किया जाता है वो होता है व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व नापने के लिए रोरशार्क इंक ब्लॉट का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? यानी बच्चे किसके माध्यम से नहीं भूलेंगे तो उसका कारण नहीं होगा सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा शक्ति, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो इसमें स्मरण करने की जो इच्छा है वो विस्मृति का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? तो इस तरीके की जितनी भी विधियां हैं वो हमारी आती हैं सांख्यिकी के दौरान, जिसमें बच्चे को बार बार तुलना भी करनी होती है, चीज़ों को प्रस्तुतिकरण भी करना होता है, विभाजीकरण भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, पिछले बच्चों के लिए
शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो पिछड़े बच्चों के लिए जो शैक्षणिक बुद्धि की जो अवधारणा दी वो थी सिरिल बर्ड के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं हैं वो होंगी हमारी विश्वसनीयता, वैधता यानी अभिक्षमता। अभिक्षमता इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा सबसे बेस्ट, जैसे कि बहुतत्व सिद्धांत हमारे बुद्धि के अंतर्गत आता है, द्वितत्व सिद्धांत भी है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी बताना, तो लार जो ग्रंथि है वह अंतःस्रावी नहीं है, क्योंकि जो लार्वा ग्रंथि है वो बाहरी स्राव के लिए होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वि अवस्था है। तो पियाजे के द्वारा जो द्वि अवस्था बतानी है संज्ञानात्मक की, तो वो कौन सी होंगी? पूर्व संक्रियता की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यानी शरीर को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी प्रभावित करता है, खेल तथा व्यायाम ये भी प्रभावित करता है। तो इसका यानी तीनों ही तो प्रयुक्त तो सभी इसका आंसर रहेगा। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि नापने के लिए मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 14 जो क्वेश्चन है वो होगा हमारा, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो चिंतनशील सोच की अवस्था है या चर्चा है वो की गई है ड्यूवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगमनात्मक तर्क की स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आगमनात्मक बताना है, जो आगमनात्मक तर्क है वो किससे संबंधित नहीं है? इसमें अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना, यानी कल्पना इसमें नहीं शामिल है, बाद बाकी तीनों हमारे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? यानी किसी चीज़ में हम असफल हो गए, सीखी हुई बात को भूल गए, तो वो क्या होगा हमारा? वो कहलाएगा विस्मरण। भूल जाना ही विस्मरण का एग्जाम्पल है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाएगी? केवल मनुष्यों के, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। यही आंसर हमारा सही होगा। यानी मूल प्रवृत्ति की जो भावना है सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 to 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो जो प्रमुख प्रकार है क्रेशमर का वो है तीनों ही होंगे, यानी कृशकाय, सुडौलकाय और गोलकार, तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो TET का जो मुख्य उद्देश्य मापन है वो कहलाता है मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जो संगणन का जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है स्मृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो जो शिक्षा की जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो है अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किससे संबंधित है? जो एल्बर्ट बंडूरा है वो किससे संबंधित होंगे? तो एल्बर्ट बंडूरा है वह हमारे
सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, तो यानी सामाजिक अधिगम से ही ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। पठार क्या है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो जो पठार बनेगा अधिगम में वो होगा हमारा थकान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र की बात की गई है। तो दर्पण जो चित्र है वो क्या नापता है? दर्पण चित्र हमारा अधिगम अंतरण को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर जो टेस्ट है वो हमारा व्यक्तित्व नापने के लिए प्रयोग में होता है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, रैविन का परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो इसमें से 16PF ये है वो सबसे भिन्न है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यमिका है। तो इसकी जो माध्यमिकता होगी वो होगी 9.5, यानी टोटल डिजिट लगाने के बाद में जितनी डिजिट दी हुई है उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि का जो प्रतिपादन है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध किसका होगा? वो होगा संवेगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ये आपका 2018 का CDP के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थी का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि किसी भी तरीके से मायने नहीं रखती। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो ऑप्शन इसका ए से होगा, जिज्ञासा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा, आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन। तो हमें बताना है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, वो बताना है नेगेटिव वाला। तो इसमें जो आंसर होगा वो है अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या होता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या मानसिक विकास। तो बच्चे जो पहले श्रेणी होती है वो है शारीरिक विकास। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या कहलाता है? विस्तार है, संशोधन है, बचाव है या प्रसार है? तो सीखना व्यवहार का एक संशोधन है। नेक्स्ट है हमारा, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है प्रस्तुति अनुबंधन के लिए, स्किनर बॉक्स का। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण बताए गए थे या कितने उप परीक्षण हैं? 8 उप परीक्षण, 4, यानी इसमें जो उप परीक्षण है वो उनकी संख्या है 5। किंडरगार्टन विधि प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन जो विधि है वो की गई है फ्रॉबेल के द्वारा। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, फलना फूलना गार्डन का, यानी फ्रॉबेल। नेक्स्ट है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता, यानी संकलनात्मक जो परामर्श है वो किसके माध्यम से दिया गया है? वो दिया गया है थार्न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो सबसे प्रभावी विधि होगी वो कौन सी होगी? यानी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, यानी इससे संबंधित एक दो आपको विकार से संबंधित क्वेश्चन चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, हर किसी में देखने को आपको मिलेगा। तो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया है वो हमारा संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से, यानी जिसको पढ़ने में समस्याएं हो वो डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित, तो श्रवण बाधित के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ये सही ऑप्शन है आपका, यानी ये जो ब्रेल लिपि है और टैप रिकॉर्डिंग है वो दृष्टिबाधित के लिए सहायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CWSN का अर्थ है। CWSN है, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होगा? एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो CWSN का जो अर्थ है वो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको खास ज़रूरत हो पढ़ाई से संबंधित जो समस्याएं आए उनके लिए। निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? तो परामर्श जो एक तत्व नहीं होगा वो क्या होगा? विश्वास, वैयक्तिक वृद्धि, साक्षात्कार या संप्रेषण। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा वैयक्तिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? यानी मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? वो है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। तो कोहलर का जो था वो था वन मानुषों से, यानी कोहलर ने वन मानुषों पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का पठार। तो अधिगम का जो पठार है वो कब समस्या बन जाता है? अधिगम में दोष की वजह से, अधिगम की समाप्ति की वजह से, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन की वजह से, अधिगम में अवरोधक की वजह से। तो अवरुद्ध वर्धन की वजह से है अधिगम एक पठार बन जाता है, यानी बोझ बन जाता है, रुकावट बन जाता है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वह स्किनर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो छात्रों में सही व्यवहार हेतु जो है वो है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के सम प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता है वो हल के द्वारा दिया गया है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो सूक्ष्म शिक्षण से इनमें से किसका संबंध नहीं है? डेविड ह्यूम, D.W. एलन, बुश या एचिसन। तो इनमें से जो सूक्ष्म शिक्षण संबंधित नहीं है वो है आपके डेविड ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है वो बताना है परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या दूरवर्ती स्तर। तो इसमें जो शिक्षा का स्तर नहीं होगा वो है दूरवर्ती स्तर, इसका कोई शिक्षा से संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक क्या नहीं होगी? योजना, अन्वेषण, व्याख्यान, मस्तिष्क उद्वेलन, यानी जो है व्याख्यान जो होगा वो जनतांत्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट है जो हमारा वो है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदला। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह केवल लगाए तो आप तो इसको तो हटा ही दीजिए, नेगेटिव है। आवश्यकता वाले छात्र को सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिगम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसकी जो विशेषता नहीं है वही पूछा है, तो ऑप्शन होगा इसका हमारा नेगेटिव वाला बताना है, यानी थर्ड ही इसका सही होगा। बाद बाकी सभी तो पॉजिटिव हैं, हमें केवल नेगेटिव बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा प्लेंडर की अंतः
फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। फ्लैंडर की अंतःक्रिया का बताना है। तो फ्लैंडर की जो अंतःक्रिया है वो हमारा अभिभावक कथनी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो छोटी इकाई के बारे में बताना है। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? पद, ध्वनिग्राम, रूपग्राम या शब्द। ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद में हमारा रूपग्राम। तो रूपग्राम है वह संभाषण की सबसे छोटी इकाई कही जाती है, रूपग्राम है इसका आंसर। नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं। करके सीखते हैं ये किसने कहा है? सिम्पसन, डॉक्टर मेसी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो जो शिक्षण का स्तर नहीं है वो क्या हो जाएगा? चिंतन, स्मृति, बोध, वर्णन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा वर्णन। वर्णन हमारा शिक्षण का स्तर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिय होती है। तो इसमें से मुख्य रूप में जो संक्रिय होगी वो क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया, निदान की, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया की अंतःक्रियात्मक अवस्था ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है उद्दीपन सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार की जो भी घटना होती है उसमें उद्दीपन सामान्यीकरण की घटना देखने को, यानी बच्चा जब भी कोई काली चीज़ देख रहा है तो उसको बार बार वो उससे डर जा रहा है, तो उसने एक अपने दिमाग में एक माइंडसेट कर रखा है कि कोई भी जो काली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो इसलिए इसमें जो प्रक्रिया है वो होगी हमारे सामान्यीकरण उद्दीपन। हमने सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।